से हिमालयन नदियों में उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ के कारण वहां पे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था। उसके आंकलन के आदेश भी दिए गए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति जो है वह देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90% भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है। नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों से भी उन्हें आच्छादित करने का प्रयास वहां आच्छादित किया गया है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो अब तक कृषि जो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार हम देखेंगे तो कृषि बुवाई का जो सामान्य प्रतिशत है वह लगभग 88% फसलों को किसानों ने उसकी बुवाई हुई है और धान की नर्सरी भी लगभग 100% नर्सरी अब तक लग चुकी है। हां, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा। उस पर सरकार अपने स्तर पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जो एक विशिष्टता है इसी का परिणाम है। सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा होने, अतिरिक्त विकल्प होने का परिणाम क्या है? देश के कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन देश की कुल खाद्यान्न आपूर्ति यानी खाद्यान्न का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में 20% होता है। यानी 11% कृषि योग्य भूमि पर उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 20% अन्न उत्पादन करता है। और 20% अन्न उत्पादन का मतलब यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के किसान ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की। सरकार लगातार इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। और इस दिशा में जो सरकार के स्तर पर अब तक प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें अगर हम बाढ़ और सूखा से संबंधित बात करें, प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे, इस वर्ष ही अब तक प्रदेश ने उन किसानों को मुआवजा देने का कार्य प्रारंभ किया है जो पहले चरण में आपदा की चपेट में आए हैं और उन्हें अभी तक किसान ने मुआवजा देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और इस सरकार लगातार इस दिशा में 2017 से ही कार्य कर रही है। अगर हम देखेंगे 2017 में 61,320 किसानों को लगभग 60 करोड़ रुपए का मुआवजा यानी सूखा या बाढ़ के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था वो मुआवजा सरकार ने उपलब्ध करवाया था। इसी प्रकार से 2018-19 में भी प्रदेश के 3,84,113 किसानों को 212 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा उपलब्ध कराया गया। इसमें ज्यादातर जो मुआवजा था वह सूखा से संबंधित था। सूखे से पीड़ित जो किसान थे उन लोगों को यह मुआवजा उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश सरकार ने 19-20 में भी 64 करोड़ 32 लाख का मुआवजा
अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाया गया। ये बाढ़ के कारण जो पीड़ित किसान थे उन लोगों को 2021 में भी प्रदेश सरकार ने 120 करोड़ का मुआवजा किसानों को उपलब्ध करवाया था। यह 3,62,600 से अधिक किसानों को बाढ़ से जिनकी फसलों को नुकसान हुआ था उन किसानों को उपलब्ध कराया। 21-22 में भी प्रदेश सरकार ने 475 करोड़ रुपए 13,94,900 से अधिक किसानों को बाढ़ के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो उन्हें फसल को नुकसान हुआ था उसके लिए उन्हें कंपनसेशन दिया। 22-23 में भी प्रदेश सरकार ने 427 करोड़ रुपए प्रदेश के 12,14,000 से अधिक किसानों को मुआवजे के रूप में वितरित किए, जिनमें बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था उसके लिए कंपनसेशन दिया है। और अब तक 8,400 से अधिक किसानों को प्रदेश सरकार बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उसका कंपनसेशन उपलब्ध करवा चुकी है। महोदय, अगर हम देखेंगे तो प्रदेश सरकार ने बाढ़ और सूखा के साथ साथ अन्य इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और कैसे इनसे बचाव के उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में इस बार हमने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई, लेकिन 40 से अधिक जनपद ऐसे थे जहां पे सूखे की चपेट में प्रदेश था। काफी बड़े भूभाग में किसान बारिश के लिए इंतजार करता रहा, लेकिन बाद में बहुत सारी जगह सिंचाई विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास किए, पावर कॉर्पोरेशन ने अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने की कार्रवाई प्रारंभ की। इस संबंध में शासन स्तर पर बैठकों का दौर प्रारंभ हुआ। नोडल अधिकारी और प्रभारी मंत्रियों ने जनपदों के दौरे प्रारंभ किए और परिणाम धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और आज प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए उस दिशा में जो कार्य प्रदेश सरकार ने किए, बाढ़ पीड़ितों की राहत के भी जो कार्य किए गए, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई पहली बार हुआ है 2017 से। मुझे याद है 2017 में जब मैं लखीमपुर खीरी के गांव में और सीतापुर में भी एक गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गया था, तो बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए उस समय तक सूखे ब्रेड उपलब्ध कराए जाते थे। कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। आपदा राहत कोष के पैसे का बंदरबांट ज्यादा हो जाता था। मैंने उसी दिन पूछा, मैंने कहा ये क्या राहत में केवल ब्रेड उपलब्ध कराया जा रहा, सूखा ब्रेड? तो लोगों ने कहा, तो मैं स्वयं उस दिन सायकाल 2017 में ही वापस आया, आकर के मैंने स्वयं बैठक ली और हम लोगों ने उस समय तय की एक राहत किट तैयार करने के लिए, जिसमें हर बाढ़ पीड़ित को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, दियसलाई, बरसाती, मोमबत्ती, ये सभी केरोसिन, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की और महिलाओं के लिए डिग्निटी किट की व्यवस्था भी प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक इस वर्ष बाढ़ पीड़ितों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी वहां पर 26,964 ड्राई राशन किट वहां पर उपलब्ध करवाई गई, उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई गई। 2,550 डिग्निटी किट उपलब्ध करवाई गई। 909 बाढ़ शरणालय बनाए गए और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी उन क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के लिए उपलब्ध करवाई गई। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाने के साथ साथ पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई।
बाढ़ बचाव के लिए अतिरिक्त नौकाओं की व्यवस्था भी वहां पर की गई। उन सभी क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो जो स्थिति थी वह प्रशासन की कार्रवाई से और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से बहुत जनता में आपदा के बावजूद भी एक संतुष्टि का भाव देखने को मिला था। मैं स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गया था, हमारे मंत्रीगण गए थे, मंत्रियों ने वहां कैंप किया और पब्लिक में एक संतुष्टि का भाव वहां देखने को मिला। सामान्यतः प्रदेश के अंदर जब हम बरसात के एवरेज को देखते हैं, ये 430 mm का एक माना जाता है कि वर्ष भर में 430 mm बरसात उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है। लेकिन महोदय, आपने लगातार पिछले कुछ समय से देखा होगा कि जब मौसम चक्र में किसी प्रकार की कोई विसंगति आती है, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण आता हो या किसी भी अन्य कारणों से, उसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक किसी पे पड़ता है तो अन्नदाता किसान है। और अन्नदाता किसान उससे किस रूप में प्रभावित होता है कि 401 से लेकर 430 mm की जो एवरेज बारिश की वार्षिक जो एवरेज है, उसमें से जून माह से अब तक ही हम लोगों ने देखा कि 353 mm की बारिश तो हुई, लेकिन वह एक साथ एक जगह पे मूसलाधार रात्रि भर, जैसे आप देख रहे होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल को कि उन्हें गोरखपुर की चिंता हुई। गोरखपुर में कल से लगातार बारिश थी, रात्रि भर बारिश पड़ी। 133 mm की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर में पड़ी है, गोरखपुर सिटी के अंदर पड़ी है। और गोरखपुर सिटी के लोग मौज में हैं, मस्ती में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जल जमाव अब नहीं लगने वाला है, अब नहीं होने वाला है। नेता विरोधी दल इन गरीबों की बात कर रहे थे। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नब्बे फीसदी जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। आज आप जाइए कुशीनगर में, महाराजगंज में, देवरिया में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर सहारनपुर तक आप चले जाइए, इंसेफ्लाइटिस समाप्त, घोषणा होनी बाकी है। क्या कर रहे थे लोग? यानी इन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं, आज नेता विरोधी दल आज सरकारी हॉस्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा मिल रही है, उसे डॉक्टर मिल रहे हैं। आपके समय में ना डॉक्टर थे और न ही दवा थी। अपनी विफलता को छुपाने के लिए आपको वहां पर किसी गरीब का आना और गरीब को आयुष्मान सुविधा में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना,
ये भी इनको बुरा लगता है। क्या ये आयुष्मान भारत की सुविधा जो प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को प्राप्त हो रही है, क्या इसमें उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है क्या? ये 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। आपके लिए वह जाति हो सकती है, आपके लिए वो वोट बैंक का मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक एक परिवार है, परिवार, और परिवार भाव के साथ कार्य करते हैं। इसलिए हर हॉस्पिटल की व्यवस्था को, चूंकि विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली थी, इसलिए उस व्यवस्था को ठीक करने में, दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन उसको लाइन अप करने में जो वक्त लगे, लेकिन उमड़ती हुई भीड़ इस बात को प्रदर्शित करती है कि पहले से सुविधा बेहतर हुई है, इसलिए लोग विश्वास के साथ वहां आ रहे हैं। अगर विश्वास न हो, क्यों लोग आएंगे? अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, फिर से रिपीट करेगी। और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है, आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके बलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्षों को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। नहीं, ये दरार नहीं है। महोदय, ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में 2 अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्यजीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना है। यह हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। और कोई भी व्यक्ति, वह सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, किसी, हाँ, हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड के, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। देखो, सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर, ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया, जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में ये कदम उठाए और आज हर किसान को
स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मिल रहा है। बिजनौर की जो चर्चा नेता विरोधी दल कर रहे थे, आपको मालूम होगा कि वहां पे 20 ऐसे तेंदुए वहां से निकाल करके रेस्क्यू किया गया है और 6 टीमें लगातार वहां कैंप कर रही हैं। वन्य जीवों के प्रति आपका ये भाव मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता पैदा करता है। हम किसान को सुरक्षा भी देंगे, लेकिन साथ साथ वन्य जीवों को रेस्क्यू के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाने का कार्य भी करने की तैयारी सरकार कर रही है और सरकार उसके प्रति बहुत चिंतित है। सरकार लगातार वहां पे वन विभाग के लोग और इसके विशेषज्ञ कैंप कर रहे हैं, लगातार वहां पर कार्य किया जा रहा है और हर एक को हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है। महोदय, यहां पर मैं नेता विरोधी दल को एक और पूछना चाहता हूं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित 55 लाख लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये पीडीए के पार्ट नहीं है क्या? $55 लाख लोग, क्यों नहीं इन्हें आवास मिला था? इसलिए नहीं क्योंकि वो दलित थे, गरीब थे। ये 55 लाख लोगों को 2017 से लेकर अब तक आवास दिलाए गए हैं। 2017 से अब तक। फिर वही कह रहे हैं ना, इंदिरा आवास में कितना पैसा मिलता था? कितना पैसा मिलता था? लोहा आवास में किसको आप देते? समाजवादी पार्टी के कैडर को। तो सच्चाई है, समाजवादी पार्टी के कैडर को और समाजवादी पार्टी का कार्यालय तय करता था किसको आवास मिलना है। ये पहली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित हुई, और प्रधानमंत्री आवास योजना घोषित होने पर न सेंट्रल में और न राज्य उत्तर प्रदेश में तब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन सेक्स सूची हम लोगों ने माना। ये सर्वे जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, सेक्स सूची आई थी, हमने उसी सेक्स सूची को स्वीकार किया और फिर हमने उसी के अनुसार मकान देने प्रारंभ किए। और महोदय 17 से लेके अब तक 17 से अब तक सुनिए नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना प्लीज कि क्या आपने उसको पीडीए का पार्ट नहीं माना था? उस समय जिस समय लाभान्वित करना था, भारत सरकार लिखती थी इन गरीबों के लिए आवास लीजिए, ये कहते थे नहीं नहीं दलित हमारा वोट नहीं, ये लोग कहते थे, देते ही नहीं थे लोग। और परिणाम क्या है? और वह लगभग केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 वर्ष ये लोग सरकार में रहे। योजना लागू ही भारत सरकार लिखती थी, इन्होंने नहीं दिया। और 17 में जब डबल इंजन की सरकार आई, 55,20,000 लोगों को एक आवास मिला है, जिसमें से 44,93,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। ये लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं महोदय। और यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है। प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर अब उसी सच्चाई पे हम आ जाते हैं जिसको कह रहे हैं कि क्या किया है।
सिंचाई की बात मैं करता हूं। मैं मानता हूं कि वहां 12 से 17 के बीच में चाचा भतीजे के बीच में द्वंद्व का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे, और यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा हावी हो जाए, इसलिए पैसा ही नहीं देते थे, पैसा ही नहीं देते थे। परिणाम था सिंचाई 12 से 17 के बीच में। आ रहा हूं चिंता, बहुत चिंता मत करो, आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर दूंगा एक झटके में, अभी एक एक करके। 8 परियोजनाएं पूर्ण हो पाई थी 12 से 17 के बीच, और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 20 परियोजनाओं को पूरा किया है। सिंचन क्षमता 12 से 17 के बीच में 1,95,900 हेक्टेयर को हुआ, 1,95,900 हेक्टेयर, और 17 से 22 के बीच में 23,17,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे 44 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, तो देखिए सच्चाई हमेशा थोड़ा कड़वी होती है, और सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वही सत्य, वही मैं कह रहा हूं ना महोदय। इसी प्रदेश के अंदर कुल जो नलकूप हैं, राजकीय नलकूप और निजी क्षेत्र में नलकूप, काफी बड़े पैमाने पर है। यद्यपि जहां पे नहरों का संजाल नहीं बच पाया है, बड़ी यानी नहरें नहीं जा पाई, रजवाहा नहीं जा पाए, गोल नहीं जा पाए, उसके क्रम में वहां पर किसानों ने पहले से ही, प्रगतिशील किसान रहा है, खेती बाड़ी प्राचीन काल से ही, मां गंगा की इतनी कृपा रही कि यहां की जो भूमि थी अत्यंत उर्वरा थी। लोग खेती बाड़ी में विश्वास करते थे, परिश्रम पर विश्वास करते थे, अपने पुरुषार्थ से उन्होंने इस धरती से उस कालखंड में अन्न उत्पादन के माध्यम से अपनी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था। और यहां पर प्रदेश में भी हम लोगों ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। कुल निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,65,600 से अधिक है। निजी नलकूप को पहली बार इन सभी किसानों को प्रदेश के अंदर गत वर्ष हम लोगों ने विद्युत बिल में 50% की छूट दी है। पहली बार किसानों को यह सुविधा प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कर रहे थे लोग? इन लोगों के पास किसानों के लिए कोई यानी किसानों के हित में करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहते थे। आप तो अभी इससे पहले तो वहां से बोलते थे, अब जो है फिर रोज रोज अपना चले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा वहीं बैठे रहें। और मौजूद 23-24 के लिए हम फीडर को अलग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोग सभी उन निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवा सकें। हमने बजट का प्रावधान कर लिया है। 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान हम कर चुके हैं। फीडर के सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है और इस समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। प्रदेश के अंदर इसके साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम अन्य कार्यक्रम किए गए, इसमें नलकूपों के सोलर पंप के माध्यम से उन्हें सोलराइज करने की कार्रवाई,
अब तक हम लोगों ने 45,342 ऐसे किसानों को इससे आच्छादित किया है और 23-24 के लिए 30,000 किसानों को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी प्रचलित है। प्रदेश के अंदर टेल तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ी है। मैंने पहले ही बता दिया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के साथ ही प्रदेश के अंदर जल संरक्षण इसी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं तो महोदय खासतौर पर चेक डैम निर्माण के लिए 1546 चेक डैम का निर्माण इस दौरान किए गए, 395 तालाब बनाए गए, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से 1234 तालाब बनाए गए और प्रदेश के अन्य विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, अन्य के द्वारा भी अलग अलग समय में जो तालाब बनाए गए और अमृत सरोवर के माध्यम से भी हम लोगों ने जो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, 30,642 तालाब बनाए गए। भूगर्भ जल विभाग के माध्यम से भी 57 तालाब बनाए गए। अन्य विभागों के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया, जिसके माध्यम से भी 13,666 यहां पे अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 34,974 कार्य अब तक पूरे किए गए हैं। रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए भी 30,739 कार्यक्रम किए गए और हर जनपद में उन नदियों को जो कभी नदी के शकल में थी, बाद में एक समय के साथ वे समाप्त सी हो गई थी, उन्हें पुनर्जीवित करने की कार्रवाई 9 नदियों को अब तक पुनर्जीवित किया गया है और लगभग 66 पे यह कार्य हमारा वर्तमान में चल रहा है, जिन्हें हम पुनर्जीवित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भूगर्भीय जल के स्तर में सुधार लाने के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं और इस कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। महोदय, प्रदेश ने विद्युत की आपूर्ति क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2017 के पहले और 2017 के बाद विद्युत की आपूर्ति पहले जिला मुख्यालयों पे और वह भी वीआईपी डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, यानी डिस्ट्रिक्ट भी वीआईपी हुआ करते थे। उन जिलों में बिजली मिलती थी, शेष जिले उससे वंचित रहते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में एक समान विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और इसमें जिला मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18-19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति अप्रैल 2017 से सरकार लगातार कर रही है। मजरों की विद्युतीकरण की कार्रवाई 1,21,000 से अधिक मजरों को विद्युतीकरण से युक्त किया गया, इस दौरान किया गया। प्रदेश के अंदर 33/11 के केवीए के 1528 सब स्टेशन की स्थापना भी की गई। प्रदेश के अंदर 1,58,00,000 घरों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए गए और 3,99,800 से अधिक किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन भी दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में भी और अन्य तमाम प्रकार के हुए थे। इसी से अनुमान लगा सकते हैं 15-16 में जो इनका पीक आवर होता था पावर का, पीक डिमांड जो होती थी
समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वह 12,300 मेगावाट की होती थी और 2023 में जब हम लोग हैं, आज पीक में डिमांड है 28,284 मेगावाट। यानी ये दिखाती है कि पिछली सरकार के पास विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं था, व्यक्तिगत एजेंडा था। व्यक्तिगत एजेंडा परिवार का एजेंडा था। और आएंगे ना, बहुत सारी जगह आऊंगा मैं उस पर भी, अभी उस पर भी आ रहा हूं महोदय। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जो पावर सप्लाई में जो लॉस था, उस लॉस को भी काफी कम किया गया। यानी 2017 के पहले ये लगभग 22% था और 2017 के पहले आज 2023 में जब हम लोग आए हैं, ये लगभग 17% के आसपास है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर कुछ रिफॉर्म भी हो रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर बिजली के मीटर की भी व्यवस्था देखेंगे तो पहले 2017 के पहले 1 करोड़ 8 लाख विद्युत के मीटर थे। आज 3 करोड़ 27 लाख से अधिक विद्युत के मीटर भी संयोजित किए गए हैं और इनकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर हम लोग प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को आगे देखेंगे तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 12 से 17 के बीच में 4,839 मेगावाट के विद्युत के उत्पादन की क्षमता इन लोगों ने अर्जित की थी और इस समय हम लोगों ने अर्जित की है 5,820 मेगावाट और साथ साथ 1,600 मेगावाट के ओवरऑल तापीय परियोजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी एनटीपीसी के साथ प्रारंभ की है। हमारा अनुमान है कि हम लोग बहुत शीघ्र इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रदेश की आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ये चर्चा कर रहे थे महोदय। अन्नदाता किसान की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, मुझे आश्चर्य होता है एमएसपी क्या होता है। नेता विरोधी दल को संभवतः मालूम नहीं होगा, मालूम होना चाहिए। शिवपाल जी, थोड़ा आपको बताना चाहिए था। महोदय देखिए, धान 2014 में जो कह रहे थे कि कितना दाम बढ़ा है और उस समय की स्थिति क्या थी 2014-15 में ही मैं देखता हूं धान की जो एमएसपी थी वह थी 1360 रुपये धान सामान्य में। शिवपाल जी, आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे, आप थोड़ा सुन लीजिए। आज महोदय उसी धान की एमएसपी 23-24 में सरकार ने 1360 की बजाय 2183 रुपये सीधे किसानों को दी है। हाँ, मैं आऊंगा उस पे भी, मैं आऊंगा, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। धान ग्रेड ये 1400 एमएसपी थी और आज 2203 रुपया वर्तमान में दी जा रही है। ज्वार हाइब्रिड 1530, वर्मा जी नोट करिए,
1530, हाँ पर नोट कर लीजिए ना आपके लिए, 3180 रुपये, 3180, 1530 का 3180 रुपया। ज्वार 1550, ये मलडंडी जो है 1550, ये 14-15 में था, आज इसका एमएसपी दिया जा रहा है 3225 रुपया। बाजरा खाएंगे सेहत ठीक होगी। 1250 इसका एमएसपी था, आज पैसा दिया जा रहा है 2500 रुपया। क्या दोगुना नहीं है क्या? मक्का, इनके समय में मक्का का दाम दिया जाता था, वह भी प्रोक्योर नहीं किया जाता था। मक्का का प्रोक्योरमेंट हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रारंभ किया था, समाजवादी पार्टी सरकार ने नहीं। अभी आता हूं उस पे भी, घबराओ मत, उस पे भी आ रहा हूं मैं। 1310 एमएसपी 1310, और इस समय दिया जा रहा है 2090 रुपया। उड़द 4350, और आज मिल रहा है 6950। मूंग 4600, और इस समय दिया जा रहा है 4558। अरहर 4350 आपके समय में, और वर्तमान में 7000 रुपया। तिल समाजवादी पार्टी सरकार में दिया जाता था 4600 रुपया, और आज दिया जा रहा है 8635 रुपया। और ऐसे ही मैं रबी की फसल के बारे में भी चर्चा बता देना चाहता हूं। एमएसपी कितना बढ़ा है, संभवतः नेता विरोधी दल को रबी और खरीफ का अंतर महसूस नहीं होता होगा। फसल थोड़ा, मैं आ रहा हूं ना उस पे भी, मैं आ रहा हूं उस पे, आप चिंता मत करो। बिजली का प्लांट एक नहीं बनाया, मैं सुन रहा था शायद बता देंगे, एक प्लांट नहीं बनाया इन्होंने, एक नहीं बनाया इन्होंने। महोदय गेहूं, एक मंडी बनाई हो तो बता दें अध्यक्ष महोदय, एक मंडी बनाई हो तो बता दें। वो भी आता हूं मैं, आपकी इन सभी शंकाओं को दूर करूंगा भी। गेहूं समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 1450 रुपये, आज 2125 रुपया। जौ 1750 रुपये, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 5 कंपनियों ने खरीद लिया। 1735 रुपया। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, लेकिन किसान को क्या मिला? सब लोग शांत है ना। अरे 5 कंपनियों ने पूरा गेहूं खरीद लिया, इनका पार्टी की सरकार के समय कंपनियों ने गेहूं खरीद लिया। आज 5335 रुपया। अरे जब आप बोले सब लोग शांत है ना। मसूर, सुनिए, आप बात सुनो, आप बात सुनिए। सुनने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए बात सुनिए तो महोदय। सही। मसूर 3075 रुपये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रेट मिल रहे थे किसानों को, आज किसानों को रेट मिल रहे हैं 6000 रुपया। सरसों, लाई सरसों 3100 रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, आज दाम मिल रहे हैं 5450 रुपया। और महोदय आप अगर हम इनको बताएं कि कितना प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने कब किया है, तो संभवतः इनकी आंखों को खोलने के लिए ये आंकड़े भी बहुत होंगे, अच्छे होंगे। और हम आ रहा हूं महोदय, 12-13 में जो धान और गेहूं का प्रोक्योरमेंट हुआ था, धान का मैं बताऊं 12-13 में खरीद लक्ष्य ही रखा गया था 25 लाख टन का, और एक भी किसान से नहीं खरीदा गया था, सभी
आड़तियों के माध्यम से खरीदा गया था। मैं आ रहा हूं ना शिवपाल जी, मैं आ रहा हूं उसी पे। हाँ, मैं आ रहा हूं उस पे। देखिए 17 के पहले कहीं भी प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं लगते थे। अंतिम प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित हुए थे जब माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने किसानों से सीधे खरीदने की व्यवस्था की थी और उसके बाद से यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई। आज प्रदेश के अंदर धान के लिए भी, गेहूं के लिए भी, मकई के लिए भी, बाजरा के लिए भी बाकायदा प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित होते हैं। एमएसपी का दाम दिया जाता है। मंडी शुल्क को 2% से 1% भी हम लोगों ने किया। और यही नहीं किया, सरकार ने इससे भी आगे जाकर के व्यवस्था बनाई कि अगर किसान की उपज का दाम मार्केट में ज्यादा है तो किसान को मार्केट में अपनी उपज को बेचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसमें कोई कैप नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार की उस पर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। किसान के हित के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। और उसी पे अगर मैं आता हूं कि प्रदेश ने अगर इस दौरान जो खरीदारी की 2017 में, हम लोगों ने जो अन्नदाता किसानों को गेहूं के उसमें 36,99,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया था, जिसके माध्यम से किसानों को 8,06,46 किसानों को 6,011 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 2018-19 में 52,92,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया गया। 9,231 रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किए गए। 11,27,195 किसानों को इसका भुगतान किया गया। 2019-20 में 37 लाख मीट्रिक टन से अधिक का गेहूं क्रय किया गया। 7,53,414 किसानों को 6,889 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी गई। 21-22 में 56,41,000 मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया गया, जिसमें 13,01,753 किसानों को 11,141 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान की गई। और अगर आप पिछले 6-7 वर्षों का देखेंगे तो महोदय 224 लाख मीट्रिक टन से अधिक का प्रोक्योरमेंट गेहूं का अन्नदाता किसानों से किया गया और जिसके माध्यम से 41,299 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे किसानों के खाते में किया गया। महोदय यही नहीं, ऐसे ही प्रदेश के अंदर अन्य सभी नकदी फसलों के साथ ही अन्य उसमें भी अन्नदाता किसान से सीधे प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। और प्रदेश सरकार लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी स्थिति में एक अन्नदाता किसान की उपेक्षा न हो। किसान के हित को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। और खासतौर पर प्रदेश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिणाम हम सबके सामने है। 2017 से 2022-23 के बीच अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभार्थी किसानों की संख्या देखें, या आपदा के कारण जिन किसानों को नुकसान होता है उन किसानों की संख्या देखें तो लगभग 50 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं, जिनके पास इस दौरान
4,228 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें पहुंचाने का कार्य हुआ था। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर किसानों को अलग अलग समय में जो लाभार्थी किसानों को, यानी चाहे वह रबी हो खरीफ हो, इन सभी फसलों में इस सुविधा का लाभ दिया गया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में भी जिन किसानों की दुखद मौत हुई, जनहानि हुई, वहां पर सरकार ने अनेक रिफॉर्म किए और अब तक 9,710 यानी 23-24 में प्रदेश सरकार ने 750 करोड़ रुपए केवल इसी के लिए बजट रखे और इसमें 9,710 किसानों को अब तक 435 करोड़ से अधिक की धनराशि का वितरण भी किया गया है। ये किसानों के हित में, और किसानों के हित में अब किसान ही नहीं, किसी भी किसान परिवार का, कोई भी किसान है, अगर उस किसान के परिवार का कोई सदस्य इस आपदा की चपेट में आता है, खासतौर पर लाइटनिंग का मामला होता है, आकाशीय बिजली से जो मौतें होती हैं उसमें उसकी चपेट में आ रहे हों, आपदा की श्रेणी में वे आते हैं, लेकिन किसी भी अन्य दुर्घटना के कारण मौत होती है तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंदर उसे आच्छादित करते हुए सरकार उन्हें दे रही है। और उन किसानों को ही नहीं, किसान के अलावा किसान के साथ जो सहयोगी किसान हैं उनको भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है और इसके माध्यम से किसान इससे लाभान्वित हो रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के हित के लिए ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 2,61,00,000 किसान प्राप्त कर रहे हैं और 2,61,00,000 किसानों को अब तक 59,105 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से 2,61,00,000 किसानों के खाते में अब तक गए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश ने जो बड़ी डींगे हाँक रहे थे नेता विरोधी दल, ऐसे लगता था कि इन्होंने जैसे कोई कुबेर का खजाना खोला था। अब इनके कुबेर के खजाने को देख लो। मुख्यमंत्री राहत कोष से 12 से 17 के बीच में नोट कर ले, इनका कुबेर का खजाना क्या था। कुल 552 करोड़ रुपए प्रदेश के गरीबों को वितरित हो पाए थे, 552 करोड़। और 17 से 23 के बीच में इसी दौरान जो लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या है 1,37,990 और जो राशि है 552 की तुलना में 2,325 करोड़ रुपए। यानी इन लोगों ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर, मैंने लोहिया आवास की सच्चाई आपके सामने रखी और अभी इनके कुबेर के खजाने का भी सच्चाई सामने रख दी है। कह रहे थे हमने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया कि किसान आत्महत्या कर रहा था। ये सच्चाई थी ना, ये सच्चाई थी कि किसान आत्महत्या कर रहा था और अपनी विफलता को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप, हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति एक स्थिति होती है हमेशा। कभी चाचा को धोखा दे दो, कभी बहन जी को धोखा दे दो, कभी भाई साहब को धोखा दे दो, कभी किसी को दे दो। ये प्रवृत्ति हमेशा होती है और वही स्थिति आज भी है। जब असत्य ही बोलना है, असत्य वाचन ही करना है, तो ये
लगातार इस प्रकार की चीजें चलती हैं और उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने अन्नदाता किसानों के लिए जो कार्रवाई की। अब देखें गेहूं क्रय की स्थिति क्या है 12 से 17 के बीच। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था ना, आपके समय में कोई क्रय केंद्र नहीं स्थापित होते थे। ये प्रोक्योरमेंट सेंटर 2017 में हम लोगों ने लगाए थे, बिचौलियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से होता था। सेंटर नहीं लगते थे। पैसा किसान को सीधे किसान ने कर, मैंने गलत बोला। चलिए हम बोल रहे हैं 12 से 17 के बीच में आप देख लीजिए ना, आपकी जो प्रोग्रेस है वही मैं बता रहा हूं। चलिए आप लगाते थे, आप पे अन्नदाता किसान का विश्वास नहीं था और परिणाम क्या है आप देख लीजिए। 12 से 17 के बीच में हम मानते हैं, हाँ, में जितना आपका क्रय केंद्र पर निर्धारण किया जाता था, मंडी में 5 रुपए 10 रुपए अधिक करा दिया था, सीधा किसान मंडी में चला जाता। ये करा था मैंने। एमएसपी कभी क्रय केंद्र पर जाएगा ही नहीं किसान, सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान मेरे करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। नहीं ठीक है। गेहूं खरीद जो हुई थी 12 से 17 के बीच में 19,02,000 किसानों से 94 लाख मीट्रिक टन हुई थी। 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। यह भुगतान नगद किया गया था, इसमें डीबीटी भी नहीं अपनाया गया था क्योंकि आड़ती और बिचौलिए बीच में थे। और 17 से 23 के बीच देखिए 19,02,000 किसानों से आप खरीदते हैं, यहां 47,89,000 किसानों से खरीदा जाता है। 94 लाख मीट्रिक टन की बजाय 225 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाता है और 41,299 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जाता है। धान क्रय 14,87,000 किसानों से 12 से 17 के बीच में खरीदा गया। नोट करें। हाँ तो इसीलिए तो आपके 14,87,000 किसानों से धान खरीदा गया 12 से 17 के बीच में, और 17 से 23 के बीच में 53,68,600 से अधिक किसानों से खरीदा गया। इसके अलावा 123 लाख मीट्रिक टन धान का प्रोक्योरमेंट होता है आपके समय, और 345 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट होता है हमारे समय में। 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान आप करते हैं और 63,936 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अन्नदाता किसानों को किया गया। महोदय, अगर हम प्रदेश के अंदर
गन्ना किसानों की ही बात करें, अब मुझे आश्चर्य होता है कि किस मुंह से नेता विरोधी दल यहां पे किसानों की बात करते हैं और हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं। ठीक ही बात है, झेलना ही है। बताओ, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि का छपरौली के हमारे माननीय विधायक आए थे मेरे पास, बता रहे थे साहब वो चीनी मिल, चौधरी साहब 1980 में बोल रहे थे कि साहब उस चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। 4 बार समाजवादी पार्टी सरकार रही, नहीं कर पाई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार। आज छपरौली की चीनी मिल चल रही है ना, सौदेबाजी और जो है मुनाफा भी कमा लेगी। चिंता मत करो। अब महोदय आ रहा हूं उस पे भी, पेमेंट। अब देखो, पेमेंट की ही आप बात कर रहे हैं, पेमेंट की आप बात कर रहे हैं। 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 95,200 करोड़ रुपए का भुगतान कुल हुआ था, है ना। और हमारी सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार ने अब तक गन्ना किसानों को 2,16,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। क्या ये भुगतान नहीं है क्या? अरे बालियान साहब, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, देखिए आप अब बाकी पे भी आ रहा हूं मैं। अभी तो अभी मैंने शुरुआती की है, अभी मैं प्रयास कर ही रहा हूं कि आप अभी से कहने लग गए। मैं पहले इनकी असलियत तो बताऊं आपको। कहां किसान इनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। आपसे ज्यादा वो जानते हैं। बगल में बालियान साहब बता दीजिए कितना बढ़ा है। आपको पता ही नहीं ना, आप जो है बाजरा को ही गन्ना बोल देते होंगे। गन्ना क्या होता है इनको पता ही नहीं, क्योंकि काफी दिनों से यहां रह गए हैं ना, यहां से बाहर नहीं निकले हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए पता ही नहीं कि बाजरा और गन्ने में क्या अंतर है। अगर पता होता तो संभवतः आप बगल में ही बालियान जी से बात कर लेते। और जाति की बात अलग है जी। देखो, जो मेहनत कर रहा है बेचारा मेहनत वो कर रहा है, उसी के पास सरकार की योजना का लाभ भी पहुंच रहा है। और इसीलिए हमारे यहां भारत का हर व्यक्ति किसान है। यहां किसान जाति में नहीं बटा है। किसान की एक ही जाति, वो किसान है। किसान की एक ही जाति, वो किसान है। उसकी ना जाति है, उसका ना मत है, उसका ना मजहब है, और केवल किसान है। और इसीलिए उस किसान के स्वावलंबन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जारी की है, किसान के सम्मान के लिए, और जाति के लिए नहीं की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड उन्हीं अन्नदाता किसानों के लिए जारी किया है। एमएसपी, पहली बार लागत का 1.5 गुना दाम मिले, ये उन्हीं किसानों के लिए जारी किया गया है। हाँ, मैं अब इतना सारी कथा सुनते सुनते अंत में आप क्या उल्टा बोल रहे हैं फिर से। इसीलिए कह रहा हूं, रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू कुछ तो सिखाया करो। अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। और ये तय है
कि चचो अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं, देखना। हाँ, एकदम हो जाएंगे, अभी से तय कर लो, क्योंकि वो एक एक करके सबको अब लोक दल से जुड़े हुए हमारे जो माननीय सदस्य हैं, थोड़ा उस आंकड़े सुने। हमने नई चीनी मिलें भी दी, बंद चीनी मिलों को भी चलाया, और आप ये भी जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब नेता विरोधी दल घर के अंदर दुबके हुए थे, तब हम लोग चीनी मिलों को चला रहे थे ना। अब आप सोचिए कि जो उस समय जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं थी, प्रदेश के बारे में उनको यह भी नहीं था कि वे सरकार से तो आप पूछें कि क्या हालचाल है, हमारा कहां सहयोग की आवश्यकता है, वो नहीं थी। उल्टा वैक्सीन का विरोध करने के लिए चल दिए, वैक्सीन का विरोध। आप सोचिए, आज दुनिया कह रही है, भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को दी। दुनिया के अंदर 100 से अधिक देशों को फ्री में वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई। वैक्सीन भारत के लिए एक दुनिया के लिए मित्रता का एक रास्ता खोलने का माध्यम भी बना। जब दुनिया संकट में थी, तब भारत के विजनरी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के गरीबों के लिए योजनाएं अलग से चालू कर रहे थे, और दूसरी तरफ हर नागरिक की जान को बचाने के लिए भी अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे थे। और भारत की दोनों वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी मानी गई। आपने देखा होगा, अभी 4th वेव आ रही थी, भारत के बॉर्डर से ही वापस चली गई। चीन के अंदर महीनों तक बाजार बंद थे, यूरोप के बाजार बंद थे, यूरोप बंद था, चीन महीनों तक बंद था, लेकिन भारत के वैक्सीन इतनी प्रभावी थी कि 4th वेव को फिर से आने नहीं दिया गया, और ये वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। यानी शिवपाल जी क्या ऑस्ट्रेलिया से यही पढ़ के आए हैं क्या? ये पढ़े थे कि हम वैज्ञानिक सोच की बजाय, हम लोगों को प्रगतिशील सोच की बजाय उन्हें मौत की तरफ धकेलें। बोले वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन मत लगाओ। और यही मैं कहना महोदय, पेराई क्षमता का विस्तार, पेराई क्षमता 12 से 17 के बीच, याद रखना। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, हमारी सरकार में चीनी मिलें बंद नहीं हुई, हमने नई बंद चीनी मिलों को चलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में और उससे पहले की सरकारों के समय में चीनी मिलें बंद करके किसानों के पेट पर लात मारने का काम हुआ था। और अनेक इस प्रकार के प्रयास किए जो किसान विरोधी थे। क्या यह सच नहीं? क्या यह सच नहीं कि अन्नदाता किसानों को गोलियां मारी जाती थी? क्या यह सच नहीं पिछली सरकारों के समय उनको मुआवजा सही नहीं दिया जाता था? हाँ, तो किसने चलाई थी? मैं वही पूछना चाहता हूं। हाँ, तो किसी ने चलाई थी ना, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं। महोदय, पेराई क्षमता का विस्तार 12 से 17 के बीच में केवल 14,725 टीसीडी हुई, और 17 से 22 के बीच में 78,900 टीसीडी का क्षमता का विस्तार होता है। पेराई, गन्ना पेराई 3,734 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में हुआ, और 17 से 23 के बीच में 6,404 लाख मीट्रिक टन की पेराई हुई।
चीनी उत्पादन 368 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच, और 17 से 23 के बीच में 682 लाख 44 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। महोदय, 12 से 17 के बीच में जो औसत उपज थी किसान की, वह थी 61.63 टन पर हेक्टेयर, और आज 22-23 में जब हम हैं तो 61 से बढ़कर के आज एक किसानों को नई तकनीक देने का परिणाम है कि उसी किसान के खेत में 83.95 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है। अब तक गन्ना मूल्य का महोदय हम लोगों ने 22-23 का भी 38,51 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, जो लगभग 87% के आसपास है। 86-87% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के गन्ना किसानों को, 65 लाख गन्ना किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार उनके गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और कोई भी किसानों के साथ आज अन्याय नहीं कर पाएगा। प्रदेश ने इस दिशा में और भी प्रयास प्रारंभ किए हैं, जैसे इथेनॉल उत्पादन में 12 से 17 के बीच में कुल 42 करोड़ लीटर ही इथेनॉल का उत्पादन हुआ, और आज हम अकेले एक वर्ष में 153.71 करोड़ लीटर का इथेनॉल उत्पादन कर रहे हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है। और अभी हम लोगों ने छाता की पुरानी चीनी मिल के स्थान पर एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की परमिशन दी है। देवरिया में भी बेतालपुर के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। जैसे हमें परमिशन मिलेगा, एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के निर्माण की कार्रवाई हम लोग वहां भी करने जा रहे हैं। अन्य जगहों पर भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, और सरकार अन्नदाता किसानों के हित के लिए इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और हमारी सरकार ने तो 2017 में आते ही सबसे पहला काम ही यही किया था, अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। सपा के कुशासन से त्रस्त वे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज के तले दब चुके थे, उन सभी को से मुक्त करने के लिए उस समय प्रदेश सरकार ने लाखों किसानों के कर्ज माफी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, और सरकार उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि प्रदेश की उपलब्धियों पर गर्व करने की बजाय नेता विरोधी दल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और कम से कम इनको प्रदेश की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सरकार सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन विपक्ष भी तो इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हमने तो समय समय पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे चर्चा करनी थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये गरीबी हटाओ के लिए था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या हमें करना है, किसे अचीव करना है, इस दिशा में हमारे प्रयास क्या होने चाहिए, इसकी चर्चा। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की इस माननीय सदन ने 36 घंटे से अधिक समय तक इसमें चर्चा की, और कुछ निष्कर्ष पर वे लोग पहुंचे थे। सदन ने एक नजीर प्रस्तुत की विधायिका के सामने, देश और दुनिया ने इसको सराहा, लेकिन मुख्य विरोधी दल वॉकआउट कर गया था। मैं धन्यवाद दूंगा, तब भी
चच्चू ने हिम्मत की थी आने की, उस समय आप आए थे ना, आपने चर्चा में भाग लिया था। और यह दिखाता है कि आपके मन में कुछ अच्छा करने का कभी प्रयास होता है, लेकिन थोड़ा हिम्मत नहीं कर पाते। अरे फिर वही बात कर रहे हैं, हम सच्चाई बोले तो आप नफरत की बात करते हैं। यानी हम उनके हित की बात कर रहे हैं, आपके बगल में बैठे हैं, आपकी बुद्धि में नहीं आ रहा तो कम से कम उनको तो सही दिशा में चलने दो। महोदय, अब वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो ड्राइव प्रारंभ किया गया है, उनको चेक डैम अच्छे नहीं लगते, अमृत सरोवर की कार्रवाई अच्छी नहीं लगती। अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि नेता विरोधी दल भी जाते, किसी अमृत सरोवर में खड़े होकर के एक सेल्फी लेकर के अपलोड कर लेते। आप ही अपना एक बना दीजिए ना, आप ही एक बना करके तैयार कर दीजिए। लेकिन ये कह देना, अरे आप ही बना करके अपने एक मॉडल खड़ा कर दीजिए, सफाई में एक मॉडल दे दीजिए आप। और वही हम कह रहे हैं ना कि आप कुछ करते, लेकिन अपने स्तर पर करना कुछ नहीं। हर एक चीज के लिए इन लोगों के पास अलग अलग जो है इनके पास मुद्दे होते हैं और इनके पास अपने बहाने भी होते हैं। और महोदय, इसीलिए यानी वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ सरकार जुड़ी हुई है, सर्वत्र सराहना हो रही है। दुनिया इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो राज्य है दुनिया के लिए, वह कार्बन इमिशन में कितना योगदान दे रहा है, यह जानने की एक रुचि है। लेकिन नेता विरोधी दल को लगता है कि ये सब फालतू है, ये सब कागजों में है। कागजों में कौन थे? जो कागजों में थे और जिनके कारनामे केवल नारों में बोलते थे, उन्हें तो जनता पहले ही ठुकरा चुकी है। वो तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार उनको जवाब दे चुकी है। और उसके बाद भी अभी आंखें नहीं खुल रही, अभी भी आपको ये सब कागजी लगते हैं। इतना बड़ा अभियान, स्कूली बच्चे इसके साथ जुड़े, हर गांव ग्राम पंचायत जुड़ी, हर नगर निकाय वार्ड जुड़े, हर स्तर का जनप्रतिनिधि जुड़ा, ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के और संसद सदस्य तक इस अभियान का हिस्सा बना। और ये इन्हें कागजी दिखाई देता है, यानी ये भी कागजी है। आप कभी अपने आवास के बाहर निकलें तो आपको पेड़ दिखाई दे। इसीलिए कह रहे हैं ना, तो उससे बाहर आपको दिखाई भी नहीं देता है। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश ने 2017 से 23 के बीच में, आंकड़े थोड़ा ठीक कर लें, 162 करोड़ रुपए, 162 करोड़ से अधिक वृक्ष अब तक प्रदेश के अंदर लगाए हैं, जिससे 12,80,000 हेक्टेयर लैंड आच्छादित हुई है, प्रदेश के अंदर आच्छादित हुई है, वन आच्छादन बढ़ाने में जो योगदान दे रहे हैं। और महोदय, अगर FRI देहरादून के जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 15 से 21 के बीच में, यानी उस दौरान जब प्रदेश के अंदर 41,700 हेक्टेयर में वृद्धि को उन्होंने इस दौरान दिखाया था। और उन्होंने इस बात को कहा था कि कुल वनावरण तथा वृक्षारोपण में लगभग 80,000 हेक्टेयर की वृद्धि इस दौरान दर्ज की गई है। प्रदेश के अंदर 2017 से लगातार हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। 2017-18 से लेकर के 2022-23 यानी गत वर्ष तक हम लोगों ने 131 यानी 131 करोड़ 98 लाख पौधों का रोपण किया है, जिससे 54 लाख मीट्रिक टन कार्बन अवशोषण में भी मदद मिली है।
और प्रदेश सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है कि जब उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, उस समय तक प्रदेश के वन आच्छादन को 9% से बढ़ाकर के हम 15% तक ले जाने का काम भी करेंगे। 15% तक वन आच्छादन का मतलब 72 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए हम लोग एक मैकेनिज्म ही प्राकृतिक रूप से प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और मैं उन सभी नागरिकों का, उन सभी लोगों का जिन लोगों ने वृक्षारोपण महाअभियान में भाग लेकर के इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दिया, अकेले एक दिन 22 जुलाई की तिथि, एक दिन में 30 करोड़ वृक्ष प्रदेश के अंदर लगे। मैं स्वयं बिजनौर और मुजफ्फरनगर गया था। बिजनौर में विदुरकुटी में और मुजफ्फरनगर में जो भागवत भूमि है, सुखतीर्थ में, इन दोनों जगहों पर मुझे इस महाअभियान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और अभी 15 अगस्त को 5 करोड़ वृक्षारोपण के एक बड़े अभियान को फिर वन विभाग को नोडल विभाग बनाकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हर प्रमुख स्तर पर भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के वीर शहीदों और अमर जवानों के लिए उनकी स्मृति में अमृत वाटिका का रोपण भी होगा। हर एक ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में और हर प्रमुख स्थल पर इस प्रकार के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूं जो इस अभियान के साथ जुड़े थे और जुड़ रहे हैं। महोदय, नेता प्रतिपक्ष को महंगाई के बारे में भी उनकी मुंह से मुझे बात सुन के अच्छा लगा कि चलिए, महंगाई का उनको एहसास नहीं होगा, लेकिन महंगाई के बारे में कुछ तो उन्होंने बोला। महंगाई के लिए बोलना तो आसान है, और आश्चर्य होता है कि अन्नदाता किसान को अगर टमाटर का दाम अच्छा मिले तो इनको बुरा लगता है। यानी किसान आपको बिचौलिया लगता है। यानी कल गन्ना अच्छा बिकने लग जाएगा तो आप बोलेंगे ऐसा भी तो बिचौलियों को दाम मिल रहा है। आपकी भाषा है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा उन्हीं का सहारा लिया है, बिचौलियों का सहारा लेकर के वहां पहुंचे हैं। और अगर यही प्रवृत्ति रही तो 27 में वहां भी बैठने लायक नहीं बचेंगे। 24 में तो हम आ ही रहे हैं, 24 तो आ ही गया है। 24 तो मैंने पहले कह दिया है। 24 में जनता कल फैसला कर चुकी है संसद में। क्या फैसला होना है? यह फैसला हो चुका है। डीजल और पेट्रोल, महोदय, ये लोग महंगाई की बात कर रहे थे। अन्नदाता किसानों के प्रति और प्रदेश के नागरिकों के प्रति इनका व्यवहार क्या रहता था? अपने कुनीतियों को रोकना, पे लगाम लगाना नहीं, अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना नहीं था, अपने फिजूल खर्ची को रोकना नहीं था। जून 14 में वैट की दर को 26.55% से बढ़ाकर के 26.80% था। डीजल पर वैट 17.23% से बढ़ाकर के 17.48% कर दिया गया था। इनके समय में वैट का ड्यूटी बढ़ाई गई थी यूपी के अंदर। डीजल का दाम बढ़ा होगा ना उस समय। मैं आ रहा हूं ना इस समय, अभी आ रहा हूं, उसमें थोड़ा सुनने के सामर्थ्य रखे ना। वैसे आपने भी इसका विरोध किया होगा उस समय,
आप बोलिए मत, भूलिए मत। आप उस समय रहेंगे। अब अलग बात है कि आप लोग जो है समय के अनुरूप पाला बदल देते हैं, लेकिन वैसे आप उस समय इसका विरोध किए होंगे। हाँ, उछलने कूदने की आदत होती है तो। लेकिन 17 से 23 के बीच में, 17 से 23 के बीच में पेट्रोल पर वैट 19.36% और डीजल पर 17.08%। ये वर्तमान में ये वैट ड्यूटी है आपके, यानी 26% से 26.80% से हम लोगों ने इसको कम करने का काम किया है। और यही नहीं, आरओ में 4 नवंबर 21 को पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी भी भारत सरकार के द्वारा कम की गई। प्रदेश के उपभोक्ताओं को इस कमी का 12 रुपये प्रति लीटर का लाभ प्रदेश के उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 7 रुपये प्रति लीटर की कमी प्रदेश में भी की गई। महोदय, अगर मैं इसी की बात करता हूं हिंदुस्तान में सबसे सस्ता कि आज की जो स्थिति है, पता है सच्चाई, लेकिन बोलेंगे नहीं। यानी आपको सच्चाई मालूम है लेकिन बोलेंगे नहीं। महोदय, अब देखें इस समय इनके सहयोगियों के यहां दाम क्या है। सबसे पहले पश्चिमी बंगाल चलते हैं, 106 रुपये 1 पैसा, यानी 106 रुपये प्रति लीटर है वहां पर पेट्रोल का दाम। बिहार में 107 रुपये 22 पैसा है प्रति लीटर का दाम। राजस्थान में 108 रुपये 46 पैसा है और उत्तर प्रदेश में 96 रुपया 55 पैसा इसका दाम है। और यही नहीं, अन्य उसमें भी देखेंगे कि ये डीजल का दाम है, यानी अगर इसमें पेट्रोल के दाम को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में भी अगर आप तुलना करेंगे, जो वेट है उत्तर प्रदेश में 15.08%, राजस्थान में 26.84%, बिहार में 24.32%, पश्चिमी बंगाल में 23.68% और आंध्र प्रदेश में 29.25% है। आप इसलिए नहीं क्योंकि आप सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। महोदय, डीजल का ही दाम अगर आप देखेंगे, डीजल का दाम आप देखें, नहीं इससे सहमत नहीं है। डीजल सहमति ना सहमति आपका डीजल विषय है, लेकिन सुनिए तो सही। उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले मैं पश्चिमी बंगाल में आता हूं। पश्चिमी बंगाल में 92.74 रुपये प्रति लीटर, बिहार 94.02 रुपये प्रति लीटर, राजस्थान 93.70 रुपये प्रति लीटर और उत्तर प्रदेश 89.74 रुपये प्रति लीटर है। आप किसी भी दिल्ली का रेट बढ़ाया हुआ है, देखेंगे दिल्ली का रेट बढ़ाया हुआ, उसका कंपैरिजन स्टेट से कर में आ रहा है। अगर मैं आंकड़ों को उस रूप में लूं तो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पे जो वैट है वह है 12.76%, राजस्थान में प्रति लीटर है, राजस्थान में 16.63 रुपया प्रति लीटर, बिहार में 16.10 रुपये प्रति लीटर और पश्चिम बंगाल में 15.33 रुपये प्रति लीटर। यह वहां पे वैट की दर है। अब ये महंगाई की बात कर रहे हैं, यानी हाँ नहीं, ये तो
बिन मांगे समर्थन देने वाले लोग हैं। कोई नहीं मांगे तो भी देंगे, और वैसे खैर अब तो उस गठबंधन के स्वयं हिस्से बने हुए हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, और ये सरकार पहली सरकार है। कोरोना आया था, आप लोगों का पता नहीं रहा होगा, लेकिन यहां पे तो हर व्यक्ति जानता है आप कहां थे हर व्यक्ति जानता है, और पता नहीं उस समय क्या सच्चाई थी मैं नहीं जानता, लेकिन यह भी था कि एक समय तो ऐसा लगा था कि जैसे लगता है कि नेता विरोधी दल कहीं भारत छोड़ न जाए, कहीं और जगह की यात्रा में न निकल जाए। यानी नहीं, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए, आपको रहना चाहिए। लेकिन महोदय, कैसे उस समय की स्थिति थी? उस समय डबल इंजन की सरकार थी जो देश के अंदर बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही थी। फ्री में राशन की व्यवस्था हो, जनधन अकाउंट धारी जितने भी माताएं थी उनके अकाउंट में धनराशि देने की बात रही हो, या फिर जितने भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, पटरी व्यवसायी स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू करने की कार्रवाई रही हो, या फिर जितने भी लेबर क्लास लोग थे, श्रमिक थे, उनके लिए भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई रही हो। और डबल इंजन की सरकार थी तो इसकी डबल डोज भी उपलब्ध हो रही थी, हर एक गरीब को डीबीटी के माध्यम से उसके तक पहुंचाने का कार्य भी हो रहा था। ये लोग तो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इनको उस समय जब कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आए थे, लगभग 40 लाख की संख्या थी, तब बीजेपी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सड़कों पे उनकी सेवा के लिए लग करके उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पुलिस की मदद कर रहे थे। कहीं समाजवादी पार्टी नहीं था, कहीं समाजवादी नहीं था, एक भी जगह नहीं था। हमें पूछना चाहते हैं, एक भी जगह इनकी शकल नहीं दिखी। इनको सामान्य दिनों में सांड नजर आते हैं, लेकिन 40 लाख लोग जो अपने घरों के लिए आ रहे थे वे नजर नहीं आ रहे थे, वे नजर नहीं आ रहे थे। और ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। इसने उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को जागृत किया, उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमई को एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया। और नई ऊंचाइयां देने का परिणाम था कि जितने कामगार और श्रमिक आए थे वे सभी वापस जहां जहां उनको कार्य मिल सकता था, अपने गांव, अपने जनपद में ही उनको कार्य मिला, और वे आज भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। महोदय, परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिर समाजवादी पार्टी मंडी की बात करती, एक भी पैक हाउस बनाए थे क्या इन लोगों ने? इनको फुर्सत ही नहीं थी, पता नहीं होगा, पैक हाउस उनको पता नहीं होगा। चचा के साथ थोड़ा मिलेंगे तो थोड़ा और कुछ सिखा देंगे वो। चचा देख के आओ एक बार, ठीक है ना, यहां पे मलिहाबाद में एक बार जाके देख लेना। और हाँ, थोड़ा लेके जाओ, कभी एक बार लेके जाओ भाई। देखिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने का चल रहे, आम की मंडी के लिए एक पैक हाउस बनाए गए। एक्सपोर्ट करने के लिए उसको एक स्पेस चाहिए था, और इसीलिए हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ता है। 86,000 करोड़ रुपए से आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को उत्तर प्रदेश छू रहा है। लेकिन नेता विरोधी दल को यह पसंद नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट का हब बने।
उनको लगता है, नेता विरोधी दल मुझसे पूछ रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक राजनीतिक दल के नेता के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं, और प्रश्न भी किस प्रकार के थे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी क्या $1 ट्रिलियन की हो पाएगी? उन्हें इसलिए शक है क्योंकि 1947 से लेकर के 2016-17 तक इन लोगों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, उस प्रकार का विजन भी नहीं था। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं जी। बीजेपी को पूरा टेन्योर कभी नहीं मिला, गत पहली बार हुआ। नहीं, मैं भी कह रहा हूं ना, ये हर उत्तर प्रदेशवासी की अब तमन्ना होनी चाहिए, चाहे इस पक्ष के चाहे उस पक्ष के हो। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार के कार्यों का परिणाम है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है, पर कैपिटा इनकम को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये हम लोगों के और प्रदेश के हर नागरिक के परिश्रम का, यहां के किसानों का, यहां के कामगारों का, यहां के श्रमिकों का, यहां के युवाओं का, यहां की माताओं का, यहां की बहनों का, सबका संयुक्त परिश्रम है कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी होती है, प्रदेश की जीडीपी दुगनी होती है और प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर होता है। लेकिन उन्हें अगले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं कि वाटरवे कहां है? परिवहन मंत्री पता नहीं यहां है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कम से कम खन्ना जी, आप ही नेता विरोधी दल को एक बार वाराणसी से बलिया के बीच में वाटरवे से लेके जाइए, और ओम प्रकाश जी आप ही लेके चले जाइए भाई। आपके गाजीपुर में तो एक फ्लोटिंग जेटी भी स्थापित हो रही है। यदि मैंने आपका नाम बोल दिया, लेकिन अब आप उनके टारगेट में आ जाएंगे, बैठिए। बलिया, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए और बलिया तक लेके चले जाएंगे तो कम से कम देखेंगे कि वाटरवे चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वाटरवे का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाटरवे है, और देखो ना, और इसी संभावना को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के इसी पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वाटरवे अथॉरिटी का निर्माण हो, इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्य हो रहे हैं इनको अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, नेता विरोधी दल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां पे फ्रेट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मुझे आश्चर्य होता है। आपके इस जनरल नॉलेज के लिए मुझे तो आप पर मुझे तरस आती, सचमुच। दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। मैं कहता हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस पर कार्रवाई प्रारंभ होनी चाहिए थी और इस पे तेजी लाने का काम कोई किया तो मोदी सरकार की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसके पहले सैंक्शन को आगे बढ़ाया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार सेंटर में थी ही नहीं, आप लाए कहां? इससे ज्यादा कोरा झूठ और क्या हो सकता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो कहां ना पहुंच गया अभी तक तो। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ये भी उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पोटेंशियल है कि दोनों का जंक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और उसी में हम लोग वहां पर प्रदेश के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण दादरी में और बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार वहां पे कर रही है। मल्टी मॉडल फ्रेट विलेज
वाराणसी में निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। जनता को लोकतंत्र में जनार्दन वैसे ही नहीं बोला गया है, उसके पीछे कारण है, वो जानती है, हर नेता की नब्ज को जानती है, और वो जानती है ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये और इसीलिए जनता इनको हमेशा इस बात की जवाब दी है, लगातार जवाब दे रही है। महोदय, मैं इसीलिए आज के इस अवसर पर, क्योंकि इन लोगों ने कभी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में रुचि नहीं ली, रुचि का विषय भी नहीं इन लोगों का, क्योंकि इनके विकास का मतलब तो व्यक्तिगत विकास होता है। प्रदेश का कहां विकास, प्रदेश कहां विजन का हिस्सा था, इनका एजेंडे का हिस्सा कहां गांव था, कहां किसान था, कहां नौजवान था, कहां पे प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा ही कहां होती थी, ये कौन बात करता था। ये सभी चीजें अगर इन लोगों के विजन का हिस्सा होता तो उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 का इकोनॉमी होता है। 2017 में जब हम लोग आए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, 14वें नंबर पे था। आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। पूरी दुनिया आज एक्सपोर्ट करने के लिए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रही है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, एनसीआरबी के ही आंकड़े में आपको बता रहा हूं। डकैती में लगभग 80% की कमी आई है। लूट में लगभग 69% की कमी आई है। हत्या में लगभग 40% की कमी आई है। एनसीआरबी मैं आ रहा हूं उस पे भी भाई, उस पे भी आ रहा हूं। अभी मेरठ की जो बात आपने की है ना, उस पे मैं आ रहा हूं। बलवा में लगभग 61% की कमी आई है और रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण 70% कमी आई है। ये एनसीआरबी के डाटा है। हमारे पास हर कुछ परमानेंट है। हमारे यहां जो एक बार जारी जो एक बार बनता है वो पूरा कार्यकाल अपना पूरा करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपके समय में डीजीपी का कार्यकाल और एक सामान्य प्रशासन की स्थिति क्या थी? एवरेज जिलाधिकारियों की जो, देखिए प्रशासन में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आप विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपके समय में 6 महीने थी, आज एवरेज 18 महीने है। यह पर्याप्त है जानने के लिए। और एवरेज के नियम को भी जानना है तो एक बार चच्चू के पास थोड़ा बैठिए तो और अच्छा गणित समझा देंगे। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है, कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा से भी नेता विरोधी दल को थोड़ा परेशानी हो गई। आपने तो कांवड़ यात्रा को बैन ही कर दिया था, हमने तो चालू कर दिया। और हमारी सरकार है कि हरेक को सुरक्षा दे रही, किसी के साथ भेदभाव नहीं। यही सरकार है केवल संवाद बनाती है, सड़कों पे कोई नमाज नहीं होती है। सड़कें आवागमन के लिए नहीं। मैं वो आ रहा हूं ना, जन्माष्टमी को भी आप लोग रोक दिए थे जी। अरे इन्होंने बैन कर दिया था जन्माष्टमी को। जब मैं 17 में आया, मैंने पूछा भी क्या जन्माष्टमी, उन्होंने कहा साहब ये तो सरकार ने बैन लगा रखा है। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं, इससे वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, इसको मत करना। हमने कहा भी हर थाने में, हर पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के पर्व और हर जेल में भी
9 हमने प्रारंभ किया और मुझे प्रसन्नता है। कावड़ यात्रा में इस बार पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं गया था और खड़े होकर के मैंने उस दृश्य को देखा था जहां पर भक्ति भाव के साथ 4 करोड़ कावड़ यात्री श्रद्धालुजन हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं। गाजियाबाद के बीच में 4 करोड़ लोग, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से शिव भक्ति में लीन होकर के सामाजिक समता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें तो उनकी किसी ने जाति नहीं देखी, वे तो हर जाति के लोग थे, हर तबके के लोग थे। बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन नेता विरोधी दल को परेशानी है इस सब में। ये पुष्प वर्षा क्यों हो रही है? ये पुष्प वर्षा से उनको परेशानी है। परेशानी इस बात से नहीं कि किसी और से हो, क्योंकि उनके समय में बैन हो गया था, लेकिन यहां खुल चुका है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। प्रदेश में शांति और सौहार्द है और कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी समुदाय को नहीं। उनकी परेशानी सांड से नहीं, उनकी परेशानी इल्लीगल स्लॉटर हाउसेस के बंद होने से है, क्योंकि इल्लीगल स्लॉटरिंग ये जन स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक था और अन्नदाता किसानों के पेट पे लात मारने जैसी स्थिति थी। ये उन किसानों के साथ अन्याय था, लेकिन ये लोग उससे भी इनको परेशानी होती है। महोदय, ड्रेजिंग के लिए भी प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया, इनको परेशानी है कि आखिर नदियों में पहले बाढ़ आती थी, इनके लिए कमाई का जरिया बनता था। हमारी सरकार में अन्नदाता किसानों को उसका भुगतान हर बार हर वर्ष हम लोगों ने पूरा भुगतान किया, मुआवजा दिया गया, हर प्रकार से किसानों को दिया गया। और इस बार फिर से सर्वे के आदेश दिए गए हैं, बाढ़ से या सूखा से, और विकल्प भी रखा गया है कि अगर बारिश कम होती है तो श्रीअन्न यानी मोटा अनाज देने के लिए अभी से कृषि विभाग के द्वारा उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। अगर फिर भी एवरेज से कम बारिश होगी, सरकार वहां पे किसानों को फिर से बीज के किट उपलब्ध करवाएगी, जिससे किसान के खेत खाली न रह जाएं और उसके आमदनी पर असर न पड़े। कंपनसेशन एक सपोर्ट होता है, लेकिन सरकार के स्तर पर एक जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं उसको लोग एप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसके बारे में इनको परेशानी होती है। और इसीलिए महोदय, जब आज यहां पर हम लोग इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और सरकार को जहां पे मदद करनी थी सरकार वहां मदद कर रही है। जहां आप मेरठ में गए थे 5-5 लाख रुपए की मदद सरकार पहले ही कर चुकी थी, पहले ही मदद वहां पे कर चुकी है सरकार। और सरकार के द्वारा पिक एंड चूज नहीं होता है, सरकार की एक पॉलिसी बनी है। सरकार उस पॉलिसी के अंतर्गत हर पीड़ित को ससमय, मेरे कहने के पहले ही वह मुआवजा उसके खाते में पहुंच चुका होता है, या हमारे माननीय जनप्रतिनिधि अपने हाथों से खाते उसके पास देते हैं। उसकी जाति नहीं देखी जाती है, उसकी जाति नहीं देखी जाती है, उसका मत और मजहब नहीं देखा जाता है, नौकरी देंगे उसका सरकारी क्षेत्र और नहीं भाषा देंगे। नहीं देखी जाती है, पैसा उसके खाते में जाता है। और यही नहीं, यही सरकार है, डबल इंजन की यही सरकार है जिस सरकार ने शहीद सैनिक परिवारों को आश्रय देने की दृष्टि से उनके परिवार के एक आश्रित को नौकरी देने की कार्रवाई की है। क्यों नहीं आपने 17 के पहले की? क्यों नहीं की आपने? आप तो भेदभाव करते थे, आप तो हर मुद्दे पर भेदभाव करते थे। आप कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहां से बन रही है? क्या इस नए उत्तर प्रदेश के दर्शन आपको दिखाई नहीं देते? क्या ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही? इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और क्या उत्तर प्रदेश के बारे में जो देश और दुनिया की धारणाएं बदली हैं, हो सकता है आपको उससे बुरा लगता हो, लेकिन आज मैं कह सकता हूं आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन पर
को बिगाड़ने का काम किया था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक, वो किसी भी दल का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब का हो, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा तो उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है, उसको सम्मान की निगाहों से लोग देखते हैं। ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है, लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा बनाते हैं। आज लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, और नहीं तो इससे पहले जो था वो भी बाइंड अप होकर भाग रहा था। हर व्यक्ति के सामने स्वयं के जान के लाले पड़े हुए थे। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था। आज तो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तब परिणाम सामने आ रहे हैं, और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने की दिशा से आज जब यहां पे मुझे आश्चर्य हो रहा था, मैं देख रहा था नेता विरोधी दल जब अपना भाषण कर रहे थे, तो भाषण के दौरान बाढ़ और सूखा पे बोलने की बजाय सब कुछ वो बोल रहे थे, यानी इस मुद्दे की बजाय अन्य मुद्दों को छू रहे थे। मैं सोच रहा था कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे एक बार हम चर्चा कराएंगे सदन में, लेकिन वह उसी को, और आप जिस दिन करेंगे, मैं तो कह रहा हूं कि एक बार 36 घंटे की चर्चा इस पे हो ही जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह ही चर्चा हो थोड़ा इस पे। ये लोग गरीबों की बात करते हैं, और गरीबों की बात करते हैं लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे चर्चा के दौरान भाग गए थे। इन लोगों ने उस दौरान यहां चर्चा मुनासिब नहीं समझी, एक प्लान हो गए, भाग गए, और फिर आज जब प्रदेश सरकार उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, अब इनको परेशानी हो रही है। आज इनको परेशानी होती है कि अन्नदाता किसानों की आमदनी कैसे बढ़ रही है, यहां पर एमएसएमई सेक्टर कैसे आगे बढ़ रहा है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जो ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गई है और टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये इनकी परेशानी है। और इसलिए अपनी उस परेशानी को छुपाने के लिए, ये डेयरी सेक्टर खत्म हो गया, डेयरी सेक्टर में क्या बोल रहे हैं आज इनके द्वारा लगातार इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जब प्रदेश के 3 करोड़ किसानों के 15 करोड़ सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुन रहे होंगे, उन्होंने जब नेता विरोधी दल के भाषण को सुना होगा तो उसको जरूर निराशा हुई होगी। निराशा इस बात की हुई होगी क्योंकि अन्नदाता किसानों के बारे में कोई भी शब्द उनके पास नहीं थे। बाढ़ और सूखा के बारे में उनके पास कोई शब्द नहीं थे, उस पे कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। और वह इसलिए क्योंकि महोदय इसलिए नहीं था क्योंकि आपको एक रास्ता मिल जाएगा, यानी वास्तव में अगर आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जब आप समाधान नहीं समस्या पे चर्चा करना चाहते हैं, यानी आप समाधान की आप न समस्या ही रख पाए और न समाधान की बात ही कर पाए। यहां तो सरकार ने समस्या को भी स्वीकारा था और समाधान के रास्ते भी निकाले हैं, लगातार निकाल रही है, लगातार उस समस्या का समाधान कर रही है। और महोदय, मैं इस बात को आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आया हूं, उत्तर प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है। किसी भी किसान का बाढ़ से या सूखा से अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार उसके साथ खड़ी होगी, उसको हर स्तर पर मदद करेगी। और ये पहली बार हुआ है कि अन्नदाता किसानों के साथ सरकार पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई, और इसी का परिणाम है कि 6 वर्ष के अंदर किसी किसान को अपने खेत में गन्ना नहीं जलाना पड़ा, किसी किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा, किसी किसान को प्रदेश के अंदर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा, और प्रदेश के अंदर किसी भी किसान को
बड़ा आंदोलन करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि सरकार जब उसके साथ खड़ी है तो फिर इस प्रकार की नौबत नहीं आ सकती है। और महोदय, मैं अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी के पास वास्तव में प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा ना पहले था ना आगे है, और जनता उसको इसलिए बार बार अपना जवाब दे रही है। और मैं इसीलिए आज के इस अवसर पर पहले आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन सभी किसानों का हृदय से धन्यवाद करता, उन सभी वक्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। लोक भवन में मैं जितने दिन मैं एक महीने में जितने दिन बैठा हूं, मैं 5 वर्ष में मुख्यमंत्री कार्यालय में नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बैठे होंगे। और मैं कह सकता हूं, इसीलिए जनता ने वहां भेज दिया, अच्छा काम किए इसलिए आपको वहां भेज दिया। और अगली बार अगर अभी भी अपने रवैये नहीं अपनाएंगे तो अगली बार पता नहीं कहां जनता भेज दी, उसकी तैयारी। महोदय, और इसलिए महोदय, मैं आज के महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, केवल नेता विरोधी दल को एक बात की एक्सप्रेस सुझाव बनाया, देना हमने भी एक्सप्रेस बनाया, अंत में यहीं पर तय हो जाएगी किसका एक्सप्रेस कैसा है। और अंत में महोदय, मैं केवल एक बात की सलाह दूंगा उनको, और वह ये कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कैसा है। याद करना, दुर्योधन के पास शकुनी थे और अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, याद रखना। इसीलिए आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगाई थी, इसीलिए जन्माष्टमी पर रोक लगाई थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगले महीने जन्माष्टमी आएगी, इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि अगर यही एहसास आपको हो गया होता तो संभवतः पुलिस लाइन, थाने और जेलों में पुलिस इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक नहीं लगाते। और महोदय, मैं इसीलिए आज के इस अवसर पर उन सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। बाढ़ से जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने